नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम दीपांकर बनिक और मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ। मैं K-12 बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ अक्रॉस ऑल बोर्ड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और यूजी पीजी का भी मैथ्स पढ़ा लेता हूँ। सब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव, मतलब एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव। आज हम आपके सामने एक बहुत जोरदार विषय लेके आए हैं जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यस, माय डियर फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये सभी के लिए है। चाहे आप कोई प्रोफेशन से हो, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा भारत का जो शिक्षा प्रणाली है वो एंशियंट एरा से, पुरातन काल से अब तक मॉडर्न एजुकेशन तक किस तरीके से डेवलप हुआ है। और ये हिस्ट्री और इवोल्यूशन पूरा हम लोग देखेंगे, किस तरीके से वैदिक पीरियड से गुरुकुल पीरियड तक, गुरुकुल पीरियड से ब्रिटिश पीरियड तक हम लोग ने ये जो सफर देखा ब्रिटिश पीरियड्स के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड तक। सो बेसिकली हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन प्री ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश 1600 एडी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, वहां से उसके पहले का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम बोलते हैं प्री ब्रिटिश इंडिया। और उसके बाद जब ब्रिटिश आके अपना थोप जमा चुकी थी भारत में, तो एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। और उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जैसे ही ब्रिटिशर्स से हम लोग को आजादी मिली 1947 15 अगस्त को, तो किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। साथ में हम पूरा ये भी देखेंगे किस प्रकार से हम लोग का जो पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो पहले एनपी थे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर चलते हुए 1968 से लेके 2017 में ऑनरेबल मोदी जी के अंडर में किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। इस बीच में काफी उसके ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। रिमेंबर, जब भी मैं बीसी बोलूं, अगर नॉन सेकुलर तरीके से बोला जाए, सेकुलर तरीके से बोला जाए तो हम लोग बीसी बोले जाएगा, नॉन सेकुलर तो बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। जैसे कि ये सब जो हम लोग मैप करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस के पहले बीसी या बीसी बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा। एंड ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ व्हाट वी से लॉर्ड जीसस, देन दिस इज द कॉमन एरा। इस हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं किस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी एनपी से एनईपी का सफर तय किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक, और किस तरीके से इसमें ड्रामेटिक चेंजेस आए। 10+2 पैटर्न किस तरीके से 10+2 पैटर्न चेंज हो गया 5+3+3+4 पैटर्न में, ये भी हम देखेंगे। और इसमें काफी चेंजेस आए, मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट आया, होलिस्टिक डेवलपमेंट आया, फिर इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट आया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आया, और कैसे गुरुकुल सिस्टम से इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तक हम पहुंचे, इस विषय में हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो आइए लेके चलते हम आपको एंशियंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था। बट एंशियंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले हमारा जो सिविलाइजेशन में आया वो है वैदिक पीरियड। और उससे पहले एजुकेशन का डेफिनेशन जो ह्यूमन ने अपने साइकोलॉजी के दायरे में, अपने कम्युनिकेशन के दायरे, अपने नॉलेज के दायरे में समझा, वो कुछ इस प्रकार से है। उसका डेफिनेशन ऐसा है ह्यूमन एजुकेशन का कि एजुकेशन वो चीज है जो एक जनरेशन से आप दूसरे जनरेशन को पास करते हो। एक ऐसा फॉर्म ऑफ लर्निंग जिसमें आपका नॉलेज, स्किल, वोकेशनल स्किल, बिहेवियर, हैबिट्स, थ्रू स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, आप पास करते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर। यस क्लास, यू गॉट इट राइट। हम लोग पास करते हैं इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर, इसको बोलते हैं एजुकेशन। जब हम बात करते हैं पुराने एंशियंट इंडिया की, तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया में रिलीजियस ट्रेनिंग और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग हमको मिलती थी। ये एजुकेशन की शुरुआत बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, 3rd सेंचुरी में शुरुआत होती है, जहां पे हमारे संत और स्कॉलर, जो साधु संत और स्कॉलर, ऋषि मुनीज है, वो वाया पाम लीव्स, जैसे आप देख सकते हो ये ओरिजिनल पाम लीव्स के फिक्स आज तक के सेव है, जो बार्क ऑफ ट्रीज के मदद से हम लोग पेन बना के पाम लिप्स में हम लिखा जाता था, जो आज तक के सेव है। और हमारे लाइफ के 4 गोल्स होते थे। कितने? 4 गोल्स। पहला गोल होता था कामा, दैट इज डिजायर्स ऑफ माइंड एंड फिजिकल बॉडी। दूसरा गोल होता था धर्मा, जिसमें मोरल एंड सोशल ऑर्डर जो एस्पेक्ट्स है वो कवर होता था। तीसरा होता था हमारा
अर्था, अर्था का मतलब होता है मटेरियल नीड्स। मटेरियल नीड्स का मतलब होता है जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, जो वर्ल्डली अफेयर्स को हम जीना चाहते हैं। धर्मा इज ऑल अबाउट मोरालिटी एंड सोशल ऑर्डर, और मोक्षा स्पिरिचुअल वेलबींग, अल्टीमेट वेलबींग की बिकम वन विद द सुप्रीम वन, जहां से आए उसी में हम समा गए। ऐसा हमारे चार गोल्स ऑफ एंशियंट इंडिया का जो लाइफ पैटर्न था, है ना, ऐसा हुआ करता था। इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैदिक पीरियड में चाइल्ड फॉलो करता था बच्चे फादर का प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस और इन टर्म्स ऑफ उसका जो वोकेशनल काम था, उसका जो प्रोफेशनल काम था जिससे उसकी आमदनी होती थी। और इस एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत खास बात ये थी कि इसमें क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, स्किल्ड लोग थे, जो अपने गुरुजी के अंदर, उस वक्त के जो टीचर थे उसके अंदर अप्रेंटिसशिप के तौर पे काम करते थे। वहां पे वोकेशनल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन प्रीडोमिनेंटली बहुत अच्छे से किया जाता था। और इस वक्त जब ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया, तो यहाँ पे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को। एक तो हम बोल सकते हैं वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें संस्कृत भाषा के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। संस्कृत जैसे कि आप जानते हैं, है ना, ये दिस इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लैंग्वेज ऑफ गॉडली लैंग्वेज एंड अ डिवाइन लैंग्वेज। और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था जो पाली लैंग्वेज में हुआ करता था। बट प्रीडोमिनेंटली संस्कृत बहुत अच्छे से हर जगह यूज होता था। हमारा यहाँ पे चार वर्ग ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर थे, जिसमें आप देख सकते हो खुद अपने या स्लाइड में कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे, दे वर सपोज टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ रिलीजन, वो ज्ञान देते थे रिलीजन का। और जो हमारे क्षत्रिय होते थे वो वॉरियर क्लास थे, और जो वैश्य होते थे वो बिजनेस क्लास थे, ट्रेडर्स थे, और जो शूद्रास होते थे वो वर्कर क्लास हमारे इसमें होते थे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार से था, 5 से 16 ब्राह्मण्स के लिए, 6 से 22 क्षत्रियस के लिए, और 8 से 24 वैश्यस के लिए हुआ करता था। ये है मोनास्टिक ऑर्डर। आप जैसे जानते हैं जो ब्राह्मण क्लास था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ये कोई जाति बिरादरी नहीं, ये वर्ना सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, है ना। यहाँ पे जात पात की बात नहीं हो रही है। वो एस्ट्रोनॉमर होता था, एडवाइजर होता था, प्रीस्ट होता था, इंटेलेक्चुअल लीडर होता था। क्षत्रिय कौन होते थे? लाइक द चीफ मिलिट्री लीडर्स, लार्ज लैंड ओनर्स, रूलर्स। वैश्य कौन होते थे? सॉर्ट ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, अकाउंटेंट। शूद्र जो होते थे वो ट्रेडिशनली आर्टिसंस, लेबरर्स, सर्वेंट्स होते थे। और एक दलित क्लास होता था जिसको हम बेगर बोलते थे, है ना। उसका भी एक अपना प्रोटोकॉल पे चलते थे। ये पूरा वर्ण ऑफ सिस्टम इंडिया में था। तो सबसे पहले जो आया वो है ऋग वैदिक एजुकेशन सिस्टम आया। आप देख सकते हैं भारत, पुराने भारत में 1500 बीसी से 600 बीसी के ड्यूरेशन में वैदिक पीरियड आया। और ये वैदिक एजुकेशन बेसिकली ग्रामर, रीजनिंग, लॉजिक, साइंस, स्किल्स, ऑक्यूपेशन, यहाँ तक के जो हर्बल मेडिसिन है और वेरियस डिजीजेस है, चाहे फीवर, कफ हो, इंक्लूडिंग स्नेक बाइट्स हो, एनीथिंग is taken care of by Vedic education। मतलब मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, सब कुछ in a nutshell। वैदिक लर्निंग में हम लोग ने देखा कि हमारे यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता था। ऑक्यूपेशनल स्किल्स, फिलोसॉफी, इंक्वायरी, हर्बल रेमेडीज, स्टडीज ऑफ सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ सिखाया जाता था। फिर उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है उपदेश, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। ये 500 बीसी के दौरान की बात है, जहां पे रीजनिंग और क्वेश्चनिंग से द सिस्टम चलता था। और यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर encompass करता था पोइट्री, ड्रामा, एज वेल एज टेक्निकल, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज। और हिंदू रिलीजन के काफी टेक्स्ट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म में संस्कृत में कंपोज किया जाता था। इस वक्त की बात है जब हम लोग बोलते हैं एंशिएंट विजडम में फाउंडेशनल टेक्स्ट, मतलब उस वक्त जब उपनिषद के वक्त की बात है, तो देयर इज ए कोलैबोरेटिव जर्नी बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। द टीचिंग stressed on critical thinking, inquiring, enhancing reasoning, and fostering deeper engagement with the complex ideas। संस्कृत लिटरेचर, पोइट्री, उसे पोइट्री, ड्रामा जैसे मैंने आपको बताया लिखा जाता था। और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मेनली टेक्स्ट जो होता है वो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करता था प्रीडोमिनेंटली। फिर आए हमारे महर्षि वेद व्यासा।
जी, महर्षि वेदव्यास जी ने एक अलग ही लेवल पे अपना ऑरा क्रिएट किया 1500 से 600 बीसी के दौरान, जहाँ पे ऐसा माना जाता है जो यूनिवर्सल जो पावर है जैसे लॉर्ड ब्रह्मा, उनका उनको वरदान था और वो वरदान मिलने के बाद उनको 2 सपोर्टिंग हैंड मिले इन टर्म्स ऑफ 4 कुमारास उनके डिसाइपल्स और नारद मुनि जी, जिससे उन्होंने सबसे पहले जो लिखा वो लिखा है उन्होंने सबसे पहले उन्होंने यजुर्वेद लिखा। बट यजुर्वेद का कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए उन्होंने और 4 वेद में इसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने इसको बोला है ऋग्वेदा, इस उन्होंने ऋग्वेदा बनाया, फिर सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इस प्रकार से सारे वेदास को उन्होंने बनाया है ना? सो ये सारे वेदास को उन्होंने बनाने के बाद, लेट मी पुट इट इन प्रॉपर वे, सारे वेदास को उन्होंने बनाने के बाद फिर उनको लगा कि इसके कॉम्प्लिकेशंस को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, एज यू कैन सी, उन्होंने उसके बाद उसको 16 महापुराणास में डिवाइड किया और एक एपिक लिखा महाभारता। और इस सब को और सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, जिसमें ये सारा कंटेंट एक बार में आ गया। यह थे हमारे महर्षि वेद व्यास जी। और जो 2 एपिक पोएम्स लिखे गए वो कुछ इस प्रकार से था। एक महाभारत था जो डिस्कस करता था ह्यूमन गोल्स को, इंसान के लाइफ के उद्देश्य को, वो क्या अटेम्प्ट करना चाहता है अपने लाइफ में। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, है ना, वसुदेव कुटुंबकम जैसे हम बोलते हैं। और रामायण दूसरा एपिक पोएम था जो एक्सप्लोर थीम करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के और कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म को एस्टैब्लिश करता है, जो आज तक के हमारे इस प्रॉपर कंटेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा लागू होता है। और उस वक्त ये सब नॉलेज देने के लिए एक फॉर्मल एडमिशन प्रोसेस होता था, उसे बोला जाता था उपनयना। उपनयना ब्राह्मण बॉय के लिए 8 साल के एज में होता था, क्षत्रिय बॉय के लिए 10 और वैश्य बॉय के लिए 12 साल में। जैसे ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाता था तो वो अपने आश्रम के लिए जाता था अपना एजुकेशन लेने के लिए वेदास का, और इसको उसका दूसरा जन्म भी माना जाता था। इसमें वो चारों वेदों का नॉलेज लेता था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद बेसिकली क्या है, इसमें हिम्स होते थे टू बी रिसाइटेड। यजुर्वेद में फॉर्मूलास है, सूत्रास है जो रिसाइट किया जाता है ऑफिशियल प्रेस, अधवर्यूस जिसको बोलते हैं हम। सामवेदा में वेदास ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स होता था, और अथर्ववेदा में कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड इनकैंटेशंस एंड मैजिकल चार्म्स एंड स्पेक्युलेटिव हिम्स हुआ करता था। और देखिए इसको किस तरीके से पाम लीव्स में, है ना, लिखा जाता था। और हमारे भारत में उस वक्त जब हमारा वैदिक इरा था तो ऐसे ऐसे महर्षि हुए, ऐसे ऐसे सेजेस और स्कॉलर्स हुए, जैसे स्कॉलर सुश्रुता जी, है ना, महर्षि चारका जी, है ना, कनाडा, आर्यभट्टा, आदि शंकरा, पतंजला, पनिनी जी। जो कोई फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्टा जी हुए, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना, वराह मिहिरा हुए। फिर फादर ऑफ सर्जरी मेडिसिन चारकन सुश्रुता हुए, फादर ऑफ एनाटॉमी योगा सूत्र पतंजलि हुए। आपने देखा भारत को कैसे कैसे हमारे एरोडायनामिक्स, मेडिसिन, सबके ऊपर, मतलब किसी फील्ड को हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं ऐसा लगता है ना। ऋषि कनाडा, एटॉमिक थ्योरी, आर्किटेक्चर, विश्वकर्मा, एरोडायनामिक्स, माया सूरा, मेडिसिन, ग्रामर, पनिनी, है ना, काव्य लिटरेचर, कृष्णा द्वैपायना, गणिता, भास्करा, या वारफेयर एंड वेपनरी, परशुराम। सो ये सब बड़े बड़े महारथी सेजेस एंड स्कॉलर्स हमारे भारत में हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनका नाम इसलिए नहीं भूल सकते बिकॉज द अकाउंट ऑफ एजुकेशन इन द सूत्रा पीरियड विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस ऑफ ग्रामेटिकल लिटरेचर, है ना। और ये लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया, द फेमस ग्रामेरियन पनिनी जी, स्कॉलर पनिनी जी, 7th सेंचुरी बीसी में लिखा गया। और फिर हमको एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैथमेटिशियन मिले जो 766 एडी में पाटलिपुत्रा मगधा में जो पटना में है वहां पे उनका जन्म हुआ, और वो एक एस्ट्रोनॉमर कम मैथमेटिशियन हुए, आर्यभट्टा जी। आर्यभट्टा जी ने हमको क्या दिया, अरिथमेटिक दिया, अलजेब्रा दिया, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंड स्फेरिकल ज्योमेट्री दिया, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी दिया, है ना। वर्क्स, उनके वर्क्स कैसे होते थे, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई उन्होंने उस वक्त करके दिखाया जो आज के कॉन्टेक्स्ट में कितना वैलिड है। प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो हमको बताया। यहाँ तक के रिसेंटली 1975 में जो हम लोग ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, है ना, वो उसका नाम था आर्यभट्टा, है ना। सो दिस इज दी, जैसे एक्सप्लोरर नासा ने लॉन्च किया था और पुटनिक रशिया ने लॉन्च किया था, हमने आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च किया।
ऑल थैंक्स टू दोज स्कॉलरली पीपल। और आप जानते हैं कि इसी प्रकार से हमारे 370 बीसी में, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, जिनको हम कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्ता जी के नाम से जानते हैं, मौर्य अंपायर को एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रखा। उनका नाम है चाणक्य जी। चाणक्य जी ने बढ़िया बढ़िया शास्त्र लिखे, सूत्रास लिखे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य नीति लिखा। उनके प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में, अर्थशास्त्र में डील्स द एंटायर अर्थशास्त्र डील्स विद द क्वालिटीज एंड डिसिप्लिन्स रिक्वायर्ड फॉर ए वाइज एंड वर्चुअस किंगडम। कैसे सुचारू और एकदम एफिशिएंटली अपने किंगडम को चलाया जाए, इसके ऊपर उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य नीति बहुत फेमस हुआ पॉलिटिक्स में। इसमें 17 चैप्टर हुए, 455 सूत्रास हुए, जिसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे करना, किंगडम को रन कैसे करना, उसकी नीति बताए, जो आज भी लागू है। आज भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है उसको अप्लाई करते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन होना शुरू हुआ। ब्रह्मचार्य का मतलब यहाँ पे होता है, ब्रह्म का मतलब द एब्सोल्यूट इटर्नल एंड सुप्रीम गॉड, और चार्य का मतलब होता है टू फॉलो, टू फॉलो। तो ब्रह्मचार्य टू फॉलो द एब्सोल्यूट और इटर्नल। और उसके बाद वैदिक एरा जैसे ही एंड होते आया, तो इसको कन्वर्ज करते हुए जो सिस्टम आया उसका नाम है गुरुकुल सिस्टम। क्या सिस्टम? गुरुकुल सिस्टम। जी हाँ, गुरुकुल सिस्टम में एक बहुत ही अलग लेवल पे एक डेडिकेशन था। गुरु शिष्य जो प्रथा थी, जिसमें बच्चा अपना घर द्वार सब छोड़ के गुरु के आश्रय में आता था, और गुरु के आश्रय में रह के वो अपना ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करता था। सो गुरुकुल आश्रम वाज अ टाइप ऑफ स्कूल इन इंडिया, रेसिडेंशियल इन नेचर, वेयर pupils, that is students, reside with teacher as a part of his family. Guru refers to the teacher or the master, remember. यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता था बच्चों को? यहाँ पे उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था। यस, उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर सिखाया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर के अलावा उनको सिखाया जाता था सोशल अवेयरनेस, इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, प्रोफेगेशन ऑफ प्योरिटी, परसिवरेंस ऑफ नॉलेज एंड कल्चर सिखाया जाता था। एडवांटेजेस क्या थे? ये ऐसा सिस्टम था उस वक्त का, जब शिष्य को पूरा एजुकेशन जो था वो गुरु से मिलता था। ओवरऑल एजुकेशन जो उसके जीवन में हर बाद में पूरे लाइफ टाइम काम आता था, और उसको हर प्रकार के सब्जेक्ट में, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वॉरफेयर, सब में उसको ये नॉलेज गुरुकुल सिस्टम से मिलता था। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता था, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर भी उनको नॉलेज मिलता था। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर भी उनको क्या मिलता था? नॉलेज मिलता था। राइट, उनको नॉलेज मिलता था। इस प्रकार से गुरुकुल सिस्टम में हमने देखा कि बच्चों को जो काम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग, सबको इक्वल माना जाता था गुरुकुल में, और उनको बराबर हिसाब से डे टू डे लाइफ का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था काम। इम्पेकेबल मैनर्स सिखाए जाता थे, वैल्यू सिखाए जाते थे, और बच्चों को बताया जाता था कैसे जीना कम से कम मटेरियल के साथ, और नो फैंसी और प्रिटेंशियस ऑब्जेक्ट, कोई ज्यादा आडंबर दिखावटी चीज शोबाजी नहीं करके कैसे सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ जीना, और अल्टीमेट ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ को अचीव करना। गुरुकुल वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सेंटर, जहां पे बच्चे, वो टोटली फ्री एजुकेशन हुआ करता था। देखिए, समझने वाली बात है, फ्री एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। वेल टू डू फैमिलीज के लोग पे भी करते थे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में पे करते थे, जो एक ऐसा जेस्चर ऑफ एक्नॉलेजमेंट था, रिस्पेक्ट, थैंकफुल था। जब बच्चा जाता था अपने गुरुकुल से छोड़ के, तो अपने मन से वो खुशी खुशी जो भी भेंट करना चाहता था, उसको गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। तो ये था गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता था वो इस प्रकार थे: शिक्षा, फोनेटिक्स, व्याकरण, ग्रामर, ज्योतिषा, एस्ट्रोनॉमी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, धर्मशास्त्र, लॉ, शस्त्र विद्या, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, कला, फाइनेंस। तो कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ाते थे आप बताइए? क्या सिस्टम था उस वक्त? कंप्लीट मैन, है ना, हम लोग बोलते हैं ना कंप्लीट मैन। रेमंड उस वक्त में कंप्लीट मैन बोला जाता था एक शिष्य को, जब वो गुरुकुल से बाहर आता था। यूनिवर्सिटीज भी एक से एक हुए हमारे एंशिएंट इंडिया में। नालंदा वाज द एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन बिहार, और ये बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लंदन था 427 टू 1197 सी तक। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आपने देखा, अभी भी उसके रिमेन्स ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद अदर यूनिवर्सिटीज जो हुए, हमारे मिथिला हुए, मिथिला, वल्लभ भाई,
विक्रमशिला, जगतदल्ला, बनारस, मदुरा, कांची, ये सारे एक से एक यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पे हुए, है ना। नाडिया, उदंतापुरी, ये सारे प्राचीन यूनिवर्सिटीज हमारे वहां पे हुए, और ये रिनोन्ड और, है ना, ग्लोबल इनका एक्लेम था, है ना। और हमारे यहाँ पे वुमेन एजुकेशन को भी बहुत वैल्यू किया गया, जैसे मैत्री, गार्गी, उस वक्त के बात है जब सेजेस और स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनका भी जिक्र हुआ है। वुमेन एजुकेशन वाज वेरी, यू नो, प्रीडोमिनेंट एट दैट स्टेज एंशियंट पीरियड में। और फिर हुआ पतन इस पूरे यूनिवर्सिटीज का, जब मुगल एम्पायर आए, और मुगल एम्पायर 1197 एडी में ये सारे जो यूनिवर्सिटीज है, इनके जो प्रूफ्स है उसको जलाने के लिए, है ना, टू सप्रेस देम, उन्होंने पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन गॉट एक्सटिंग्विश्ड, बट वैदिक सिस्टम जो है उनको जगह मिली साउथर्न पेनिनसुला में, हैम्पी, श्री श्रीनगरी और कांची में उनको जगह मिली, तो वो सेव हो गया, है ना, टू ग्रेटर एक्सटेंट। एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से हमारा प्री ब्रिटिश इंडिया का हमने देखा। बट फिर 1600, है ना, की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया जो है वो हमको देखने मिला। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कुछ इस प्रकार से था, किस प्रकार से गुरुकुल सिस्टम से हम ये मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से गए, है ना, वो देखना है। ब्रिटिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया विद एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्प्रेड इन द इंडिया ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। बेसिकली क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के हिसाब से ब्रिटिश इंडिया ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किए। पहले पाठशाला, मक्तब और मदरसा होता था, है ना, उस वक्त ब्रिटिश रूल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और क्रिश्चियन मिशनरीज ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। At the end of the, you know, the end of the, yes, the end of the 18th century, you know, some English had begun to feel East India Company should accept the responsibility for educating Indians, and activities of Christian missionaries compel British to promote Western education in India. अगर बच्चा हमारे भारत के लोगों को अगर एजुकेट नहीं किया जाएगा, तो मिशनरीज का जो पर्पस था क्रिश्चियनिटी को प्रॉपरली, है ना, एजुकेट करना, फैलाना, तो वो फुलफिल कैसे हुआ होता है। तो मेन इंग्लिश मिशनरीज जो थे वो थे मिस्टर चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम विल्बरफोर्स। और चार्ल्स ग्रांट जो थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। उसका रीजन बड़ा साफ है, बिकॉज इन्होंने एक चार्टर एक्ट बनाया था 1830 में, जो एग्जिस्टेंस में आया, जिसने मॉडर्न इंडिया को लाखों रुपए सैंक्शन किए फॉर एजुकेशन, मतलब फंडिंग भी हुआ। That's why he is known as the father of, you know, modern Indian education, Mr. Charles Grant. So Indian subcontinent तब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। तभी काफी बड़ा सबकॉन्टिनेंट था, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंक्लूसिव थे हमारे इसमें। तो इंडियन मैप कुछ इस प्रकार से हुआ करता था वे बैक, यू नो, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। बट अब बारी थी, है ना, जो ब्रिटिशर्स का जो एंट्री हुआ, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पे जो आए, दी कंपनी स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग पावर। ब्रिटिश रूल के तहत, है ना, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो चालू था, पाठशाला, मक्तब, मदरसा, हायर एजुकेशन के लिए, ये चीज को बदलना था ब्रिटिश, British system के through. The education provided in such institutions were based on old texts like Vedas and their commentaries. है ना, इसमें भी वेदास का रेफरेंस हुआ करता था, बट ब्रिटिश को ये कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली जम नहीं रहा था। इन अर्लियर टाइम्स द इंडियन एजुकेशन इंडियंस वर एजुकेटेड इन गुरुकुल्स, बट टुडे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। लेकिन ये ट्रांजिशन आया क्यों, कभी सोचा आपने? यस, चार्टर एक्ट 1813 से आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का उनपे प्रेशर बना, EIC बोला जाता, देखिए EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उनपे प्रेशर बना, है ना, और उनको ये जो फर्स्ट ब्रिटिश रूलर्स का जो था एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया का, जिसमें 1 लाख रुपीस चार्ल्स ग्रांट ने पास किया, इसका बेसिकली फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज था उसका बहुत प्रॉब्लम जा रहा था, बेसिकली इंग्लिश, है ना। सो इंग्लिश तो उस वक्त सभी को आता नहीं था, मेजरली सबका रीजनल लैंग्वेज था और इतने सारे स्टेट थे, तो इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे देखे गए। बट जब EIC जिसको बोलते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई
1600 में ट्रेडिंग के हिसाब से आई, और उन्होंने सॉल्ट ट्रेड किया, टी ट्रेड किया, है ना, चाइना को इतना ट्रेड किया कि आपके जानकारी के लिए वो इतना चीप हो गया कि लोकली मेड बियर से भी ज्यादा चीप हो गया, है ना। और ये पूरा एशिया में इनका ट्रेड फैल गया। इन्होंने सिल्क, कॉटन, है ना, सॉल्ट पीटर, मेडिसिन, है ना, और स्पाइसेस, टी, मीट, ये सारा ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कमर्शियली और पॉलिटिकली ग्रो करने लगी, और इन 1873 it ceased to exist as legal entity and it dissolved in 1874। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया एजुकेशन से, क्योंकि उनको बिजनेस से मतलब था। ओनली पर्पस ऑफ सेटिंग सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया वाज टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ इंडियंस टू लॉ कोर्ट्स, ताकि उनको जो जरूरत के जो ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स या लेबर्स चाहिए, उनको एजुकेट करने के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जबकि मिशनरीज का पर्पस था कि भारत को एजुकेट किया जाए ताकि क्रिश्चियनिटी धर्म को हम फैला पाए अक्रॉस ग्लोब, है ना। और भारत उसमें मेजर था। सो इन 18th century it was the Christian missionaries whom the Indian masses basically received religious education pertaining to Christianity। क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में जो नॉलेज हमारे भारतवर्ष को मिला, वो मिशनरीज की वजह से मिला। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्लॉजेस लेके आया था, वो क्लॉजेस को अप्लाई किया गया ताकि भारत को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। Chartered forms a turning point in the history of modern Indian education system. It has a historical and an academic significance, indeed the real landmark in the history of Indian education। The company accepted the responsibility of educating people 2 decades earlier than their home government did in England। 2 decade पहले ही चार्ल्स ग्रांट ने passed an officer in East India Company, and the act was Charter Act, of 1813। He is considered as the father of modern Indian education, as I told you earlier। और एक कंट्रोवर्सी रीच हुआ जब ये चार्टर्ड एक्ट आया कि प्राच्य या फिर पाश्चात्य, मतलब ओरिएंटलिस्ट या एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट किसको बोला जाता था? पीपल हु वांटेड टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया थ्रू मीडियम ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक। एंग्लिसिस्ट कौन थे? जो उनको वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, है ना। तो इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए, है ना, हमारे पास 3 मेजर लोग आए। एक राजा राम मोहन रॉय, है ना, जिन्होंने एंग्लिसिस्ट को, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। और हमारे जो एंग्लिसिस्ट को दूसरे सपोर्ट करने वाले जो थे, वो मैकलॉ थे, हु बिकेम द हेड ऑफ द कमीशन इन 1835, राइट। सो कंपनीज एडवांटेज क्या था इसका? कंपनीज इंटरेस्ट इन एजुकेशन था। एजुकेशन इज द स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी था, है ना। टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया था एजुकेशन। डिसएडवांटेज था कि ये फॉरेन कंट्रोल में था और मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो 1813 के इस चार्टर एक्ट से ऑलमोस्ट एंड हुआ। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज सेट किए गए इस एक्ट के अंदर। कलकत्ता मद्रासा सेट किया गया, जिसको एलिया यूनिवर्सिटी बोला जाता है। संस्कृत कॉलेज वेस्ट बंगाल में सेट किया गया, जिसके महेश चंद्रा भट्टाचार्य जी, जो स्कॉलर ऑफ संस्कृत थे, जो प्रिंसिपल रह चुके हैं। विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज को सेट किया गया 18 अगस्त 1800 बाय लॉर्ड वेलेस्ली। और इस प्रकार से ये एक हेरिटेज के रूप में आज भी देखा जाता है। संस्कृत कॉलेज नाउ, विच इज 188-year-old इंस्टीट्यूशन एट वेस्ट बंगाल। और बाद में मैकलो और वुड्स डिस्पैच के मतलब डिस्कशन से 3 मेजर यूनिवर्सिटी सेट किए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, है ना। दिस फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857। सो ये किस्सा जारी था एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ, जिसको ग्रांट मिला था, द चार्टर्ड वाज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। और साउथ से मसलीपट्टनम से शुरू हुआ ट्रेडिंग सेंटर, और उन्होंने अपने स्कूल्स और रिलीजन और ट्रेड को फैलाने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए। बट देखिए अब यहाँ पे क्या बोलना है, ये है हमारे मैकाउले, है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं कैसा है, मैकाउलेस, है ना। इन्होंने क्या बोला था, ये देखने लायक बात है, सुनने लायक बात है। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं। I have traveled across the length and breadth of India. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief,
such wealth I have seen in this country through high moral values, people of such caliber that they do not think we would ever conquer this country unless we break the backbone of this nation. सोचिए वो क्या बोल रहा है, एंड उसका बैकबोन क्या है? स्पिरिचुअल हेरिटेज, है ना, स्पिरिचुअल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज। देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस द ओल्ड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जो वैदिक सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, हर कल्चर, है ना, फॉर इफ द इंडियंस दैट थिंक दैट, अगर इंडिया ने सोचा कि जो फॉरेनर है, जो फॉरेन की चीजें और इंग्लिश है वो गुड और ग्रेटर देन देयर ओन, है ना, सो जो सिस्टम था अब तक के चलते आ रहा है उससे बड़ा है, तो उनके सेल्फ स्टीम वो लूज करेंगे और अपने कल्चर को डाइल्यूट करके वो हमको फॉलो करेंगे। सो ये लॉर्ड मैक्यूले जी थे, जो एक बहुत फ्रेंडली फो के रूप में आए, और उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में 10 जून 1834 में सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू इसको पास किया। सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये बोलता है कि उनका ये बोलना था, एजुकेशन इज टू बी फिल्टर्ड टू द कॉमन मैन, हर एक जन जन को एजुकेशन पहुंचना चाहिए था, ऐसे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने बोला। Hence he was a friendly foe। सुनने में ऐसा लगता है कि उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, बट उनका इंटेंशन था भारत के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का, अपने कल्चर से, अपने लैंग्वेज से। वुड्स डिस्पैच जो आए 1854 में आए, वुड्स डिस्पैच ने जो किया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में बदला, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड लॉ लाया, क्वालिफाइड टीचर्स को बेटर पे स्केल दिया, है ना, और उन्होंने एम्फासाइज किया स्कॉलरशिप फॉर टीचर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये थे वुड्स डिस्पैच। फिर आया, अब क्रोनोलॉजी देखिए, 1882 में आया हंटर एजुकेशन सिस्टम। हंटर एजुकेशन सिस्टम जैसे आप उनका पिक में देख सकते हैं, उन्होंने सेकेंडरी टीचर्स ट्रेनिंग फैलाया। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश इन 1886 इन मद्रास, और गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल मद्रास में उन्होंने सेट किया, मतलब चेन्नई जिसको बोला जाता है। द एम ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन टू, मतलब जो हमारा यूजीसी, जिसको पहले इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला जाता था, उसका जो फाउंडेशन ले उन्होंने किया, है ना, अपार्ट फ्रॉम टीचर्स ट्रेनिंग थ्रू आउट द कंट्री। सो ये थे हमारे हंटर एजुकेशन कमीशन। फिर सैडलर जी आए, सैडलर जी ने जो पिक्चर में लाया वो क्या लाया, 10+2+3 पैटर्न लाया, और उन्होंने चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एज ए अपॉइंट करना शुरू किया, है ना, मतलब उन्होंने सिस्टम लाया, पूरा यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम होता है, चांसलर, वाइस चांसलर और अदर यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किया, और टेक्निकल टीचिंग और रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी एस्टैब्लिश किया, है ना। कॉलेजेस इन कोलकाता शुड बी ग्रुप टुगेदर सो दैट दे में डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ इट, सो देयर इज अ कोलैबोरेशन मॉडल उन्होंने लाया, है ना। किसने? सैडलर, 1917 में, है ना, और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ कमीशन टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो ये थे मिस्टर सैडलर जी। सैडलर की कमीशन ने, मैंने जैसे बताया कि चांसलर, वाइस चांसलर, ट्यूटोरियल्स और ना सुपीरियर काइंड ऑफ रिसर्च वर्क को भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। फिर आया वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारे महात्मा, जो उस वक्त के सबसे जो सबसे फेमस नेता थे हमारे महात्मा गांधी जी, उनका कंट्रीब्यूशन और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कंट्रीब्यूशन दिया गया। उन्होंने देखा कि ये जो नेशनल कॉज को फाइट करने के लिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, देयर आर सो मेनी फॉल्ट्स, है ना, इट वाज हाईली एकेडमिक, और इसमें मासेस और एलिट क्लास के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बीच में बहुत सारा भेदभाव क्रिएट हुआ। एजुकेशन वॉज मेंट फॉर दोस हु कुड बाय इट, अमीर को लिए एजुकेशन था, ये हर एक के लिए नहीं था। ये जाकिर हुसैन साहब ने और महात्मा गांधी जी ने देखा, और उन्होंने बेसिक एजुकेशन पे एम्फेसिस किया। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के लिए, है ना, मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा, क्राफ्ट और वोकेशनल स्किल्स को डेवलप किया, मैनुअल वर्क के ऊपर डेवलप किया, जैसे कि आप देख सकते हैं चरखा के ऊपर, खादी का जो उनका वोकेशनल स्किल गांधी जी ने डेवलप किए थे। फिर आए सार्जेंट, रिपोर्ट ऑफ सार्जेंट कमिटी 1944। यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 to 6 इयर्स के हिसाब से एस्टैब्लिश किया गया, नर्सरी स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में सफिशिएंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन नर्सरी स्कूल्स, है ना, एग्जिस्टेंस में आया। प्री प्राइमरी एजुकेशन को इस रिपोर्ट के अनुसार फ्री कर दिया गया। फिर हमारे माननीय राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से राधाकृष्ण कमीशन 1948। तो ये आता है अब पोस्ट independence, yes, we are entering the post independence education system।
क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये देखा गया कि जो चेयरपर्सन थे वो हमारे चेयरपर्सन थे राधाकृष्णन कमीशन के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया और पुख्ता तरीके से, है ना, रिसर्च फेलोज को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने क्लास 11 से 12, 12 से 11 वाले जाने वाले जो जो स्टूडेंट्स थे उनके फैसिलिटी को और पुख्ता किया, टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस किया। ये थे हमारे राधाकृष्णन कमीशन का एजेंडा। फिर 1952 ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात चालू है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो मुदलियर जी ने एस्टैब्लिश किया, है ना, लक्ष्मण स्वामी मुदलियर जी जो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, जिसमें वोकेशनल स्किल और एजुकेशन फॉर लीडरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर कोठारी कमीशन पिक्चर में आया। कोठारी कमीशन पिक्चर में आया तो पोस्ट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से पिक्चर में आया, हम ऐसा बोल सकते हैं। कोठारी कमीशन जो है वो उसमें सेक्रेटरी जेपी नायक जी थे और टोटल 16 मेंबर्स थे, जिसमें 10+2+3 पैटर्न को और पुख्ता किया गया और फाउंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को ले किया गया। सो कोठारी कमीशन ने एग्जामिन किया एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन को उन्होंने और मॉडिफाई किया और पॉलिसीज डेवलप किया एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया में, है ना। उन्होंने मेजर रिकमेंडेशन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन रखा। देखिए कैसे कैसे उन्होंने करिकुलम फ्रेमवर्क, टेक्स्ट बुक पे काम किया, मेथड ऑफ टीचिंग के काम किया, है ना, टीचर एजुकेशन पे काम किया, गाइडलाइंस एंड एजुकेशन इवैल्यूएशन पे काम किया। सो नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन में उन्होंने प्री प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया, हायर सेकेंडरी एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन पिक्चर में आया। फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम जो है उसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जैसे इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज और एक हमारा भारत का मातृभाषा, जैसे हम बोल सकते हैं भारत की जो भाषा है नेशनल लैंग्वेज, है ना, हिंदी और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी के का यूज किया। टेक्स्ट बुक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टीचर एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, इवैल्यूएशन असेसमेंट उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल, है ना, प्रैक्टिकल्स, नेचर ऑफ सर्टिफिकेट बाय स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड उन्होंने ये सेट किया। और इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम बढ़ते बढ़ते हमारे माननीय इंदिरा गांधी जी के वक्त 1968 में सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लॉन्च किया गया। फिर इसको अपग्रेड किया कुछ साल बाद 1986 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, और इसमें कुछ हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन होते रहे पीवी नरसिम्हा राव जी के अंडर में, मनमोहन जी के अंडर में, फाइनली जो माननीय मोदी जी गवर्नमेंट के अंदर में ये बन के आ गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज फ्रॉम एनपी टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में के तहत केंद्रीय विद्यालय, आईआईटीज, कुछ आईएम्स, कुछ वोकेशनल एजुकेशन, नेशनल ओपन स्कूल, राइट टू एजुकेशन एस्टैब्लिश किया गया। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन 10+2+3+3 पैटर्न को और अच्छे से प्रमोट किया गया। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को, सेकेंडरी ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट किया गया, टीचर एजुकेशन को प्रमोट किया गया, वोकेशनलाइजेशन को प्रमोट किया गया, किस तरीके से एजुकेशन को जॉब से कनेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया, टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम प्रमोट किया गया। और उसके बाद इस सारे का इवॉल्व फॉर्म में आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया, उसको 10+2 पैटर्न से 5+3+3+4 पैटर्न में बदल गया, जिसमें मल्टी स्ट्रीम आ गया है, डाइल्यूटेड बोर्ड आ गया, सेमेस्टर पैटर्न मल्टीलिंगुअल आ गया, फिर बैकलेस डेज आ गया है ना, सैट के जैसा एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गया जो जेई, नीट और दूसरे क्लैट, आईपीमैट एग्जाम कंडक्ट करता है ना। फिर नो एफिलिएशन, मतलब यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी मिलने लगा और फी कैप सेट हो गया। इस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात किया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट पे बात किया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे बात किया गया है, इंक्लूसिविटी पे बात किया गया, टीचिंग एंड लैंग्वेज एजुकेशन पे बात किया, स्किल डेवलपमेंट पे बात किया, और धीरे धीरे ये इवॉल्व होते होते एजुकेशन 1 टू एजुकेशन 4 पे जाने लगा। तो ये रेफरेंस हम यूरोपियन एसोसिएशन का ले रहे हैं यहाँ पे स्लाइड में, है ना, किस तरीके से अभी एजुकेशन वर्जन 1.0 से 2.0 तक और 3.0 डेवलप नेशन से अभी 4.0 तक जा रहा है। देखिए पहले
1990 में क्लासरूम ऐसा हुआ करते थे, अब 2019 में आप देखिए ऑलमोस्ट 100 साल बाद क्लासरूम कैसे हुआ करते हैं। पहले नेचुरल एयर कंडीशनिंग में 1950 में लोग पढ़ते थे, अब देखो 2019 में कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। 1960 में पोर्टेबिलिटी इतनी थी, अब पोर्टेबिलिटी का लेवल देखो, बच्चे अपना एजुकेशन को क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर भी लेके जा सकते हैं। एजुकेशन 1.0 में थोड़ा ऑथोरिटी मोड में था शुरू में, मतलब टीचर्स को प्रीडोमिनेंटली टीचर सेंटर था, मतलब टीचर जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी उतना यूज में नहीं था। 2 इसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन मॉडल आए, लर्नर्स और टीचर्स का यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ, है ना। यहाँ पे एग्जाम बेस्ड अप्रोच आए, है ना। ये है 2.0 में, इसमें टेक्नोलॉजी भी आया और यहाँ पे कंप्लीट जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो इंटरेक्शन था उसको एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गया, क्योंकि कोलैबोरेटिव मॉडल था, है ना। फिर एजुकेशन 3.0 जो आया, जो क्वाइट रिसेंटली अभी बहुत प्रीडोमिनेंट है, वो है स्टूडेंट सेंटर, बच्चों के हिसाब से हर चीज कस्टमाइज की जा रही है। टीचर इज ट्रांसफॉर्म्ड एज कोऑर्डिनेटर, एडवाइजर, लर्नर, प्रैक्टिस गाइड, स्टूडेंट रिसर्च करने लगा, है ना। फ्लिप क्लासरूम मेथड अप्लाई होने लगा, टेक्नोलॉजी हर जगह छाने लगा बच्चों में। और 2020 में बच्चे टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे यूज करने लगे, है ना। फिर क्लाउड कंपनी कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे बच्चे टेक्नोलॉजी के एक स्टेप आगे आगे चले गए, जहां पे को क्रिएशन है, इनोवेशन जो है वो सेंटर रहा है। लर्निंग इज डन होम में भी कर सकते हैं, आउटसाइड में, है ना। वाइल स्कूल स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, टीचिंग एंड लर्निंग डेवलप होने लगा। और ये टेक्नोलॉजी इतना फ्री और इजीली एक्सेसिबल हो गया कि लोग उसको इजीली एक्सेस करके अपने स्किल को अपस्किल करने लगे, और वर्चुअल रियलिटी और ज्यादा बढ़ने लगा। तो ये जो 3.0 से 4.0 का जो ट्रांजिशन अभी होने वाला है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन में जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लीडरशिप को लेके जाएगा, जो क्लाउड बेस्ड लर्निंग, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्लाउड बेस्ड किसके लिए होता है, एडेप्टिव एजुकेशन के लिए होता है। और इसका बेसिकली इसमें सारा जो है, सर्वर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, फोन्स है, टैबलेट्स है, जितना भी आपका एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग में इनएविटेबली ऑल कंटेंट्स, ऑल टूल्स आर मूव्ड इनटू क्लाउड। एक क्लाउड से खत्म हो जाता, मतलब आप सिंपल अपना सिर्फ BYOD कर लो तो आपका पूरा एजुकेशन एक मोबाइल में समा जाएगा। ब्रिंग योर ओन डिवाइस एंड यू गेट एंटायर थिंग इनटू दैट क्लाउड। सो ये लेवल पे एजुकेशन सिस्टम चले गया, जहां पे आर्ट, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे दिए थ्रू अभी लर्नर्स लर्न कर पाएंगे। ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज जो अप्रोच है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अप्रोच को अचीव किया जाएगा। देखना बाकी है कि डेवलपिंग कंट्रीज इस एजुकेशन 1.0 टू 4.0 तक कैसे पहुंचते हैं। फिर इसी एजुकेशन सिस्टम में, है ना, जब वो 19 करीब करीब 1988 से 1992 के बीच में, है ना, कोटा एक एस्टैब्लिश हुआ, कोचिंग पैरेलल एजुकेशन सिस्टम। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो स्कूल और कॉलेजेस के जो ड्रॉबैक्स देखे गए, है ना, कोर्स कंप्लीशन में, कंटेंट में, उसको भरपाई करने के लिए एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हुआ। और कोटा में बंसल क्लासेस और फिटजी 1992 में एस्टैब्लिश हुए, और यहाँ से ड्रास्टिकली पूरा कोचिंग इंडस्ट्री इवॉल्व होने लगा, है ना। उसके बाद 2000 में डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम, पहले लोग सिर्फ जेई और इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते थे, फिर बाद में लोग लॉयर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए कैट, आईपी मैट दे रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने के जीआरई, जीमैट दे रहे हैं। 2010 में डिजिटल कोचिंग जो आया नेक्स्ट लर्निंग के रूप में, वो एस्टैब्लिश होने लगा। बायजूस अनअकैडमी जैसे एडटेक कंपनीज आ गए। 2020 में तो कोविड ने पकड़ लिया, तो इंटरनेट सब जगह छा गया और हाइब्रिड लर्निंग आ गया। 2024 में तो अब पर्सनलाइज 1-to-1 कोचिंग होगा। तो इस तरीके से सफर तय हुआ 1990 से 2000 तक,
2010 से फिर 2020 तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्म ले लिया, कोचिंग इंडस्ट्री का एक नया रूप आ गया और वो नए रूप का नाम है ग्लोबल एडटेक इंडस्ट्री। ग्लोबल एडटेक इंडस्ट्री आज 2023 में उसका 220 यूएस बिलियन डॉलर से आज 2023 10 साल में 810 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्शन दिया जा रहा है। इतना भयंकर ग्रोथ है। और इस पिछले 1 डेकेड में बायजूस जैसे कंपनी, है ना, फिर कुछ चाइनीज कंपनी, कोर्स एरा, यूडेमी, यूडासिटी, वेदांतु, अनअकैडमी, ये इंडिया हैज बिकम अ होम टू वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड एडटेक कंपनीज। एडटेक कंपनीज पोस्ट कोविड-19 के बाद ज्यादा मशरूम है। जैसे आपने देखा अनअकैडमी, वेदांतु, टॉपर, अपग्रेड। इसका रीजन था बिकॉज ऑफ द फंडिंग दैट दे रिसीव, बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, है ना। और उसके बाद क्वाइट रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कोचिंग के ऊपर कुछ गाइडलाइन लाया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाया है कि कोचिंग में 16 साल की उम्र तक के बच्चों को एडमिशन देना जो है वो अलाउड, वर्जित है ना। कुछ फी कैप डिसाइड करना है, कुछ टीचर के क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स डिसाइड करना है ना। अगर ऐसा नहीं किए तो उनको फाइन भी, पेनल्टी भी हो सकता है। तो रेगुलेशन ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ, है ना। Parallel education system will no longer be the same as you see. फिर फ्यूचर ऑफ एडटेक इंडस्ट्री जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी होता है, वो पिक्चर में आया। ये पिक्चर में आने से क्या हुआ, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करना पड़ता है एडटेक इंडस्ट्री में, फिर टेक्नोलॉजी को सिस्टम को, दोनों को कंबाइन करके ये एडटेक बनता है। और फेज 3 में इस कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग से प्रमोट करते हैं। और फेज 4 में इसको हमारे जो बच्चे हैं, उसको यूटिलाइज लर्नर्स है, फाइनली इसको यूज करते हैं। सो एडटेक क्यों हो रहा है इंडिया में? एक तो इंटरनेट आ गया पिछले 2 डेकेड में, ये बढ़ गया। जियो आने के बाद से और बढ़ गया, कोविड के बाद और बढ़ गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, डेटा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, है ना। खुद गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन में स्वयं दीक्षा, ई पाठशाला जैसे इनिशिएटिव लिया। लिमिटेशंस जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, उसको उसने ओवरकम किया और रूरल एरिया, गांव तक ये पहुंच गया। और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को भी मजा आने लगा, उनका जो पैसा है उनको लगा अब इसमें चर्न आउट करके हम बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इंडस्ट्री में बायजूस, वेदांतु, अपग्रेड, टॉपर, tutor.com जैसे मशरूम होने लगे बड़े बड़े एडटेक इंडस्ट्री। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स देखने को मिला बाद में, है ना। कोरोना के 2 साल तक तो बहुत बढ़िया चला, है ना। इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में काफी ये छाया रहा। बट विद द ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, लर्निंग एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, है ना, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, स्मार्ट डिस्प्लेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेमिफिकेशन, है ना, इससे ग्रोथ तो होने लगा। बट ग्रोथ होते होते कोविड के बाद अचानक कुछ चैलेंजेस फेस होने लगे। क्या? पुअर एक्सेसिबिलिटी एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिला एडटेक इंडस्ट्री में। एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑनलाइन प्रिपेयरिंग, वो भी देखने मिला। ऑनलाइन लर्निंग एंड एक्सेप्टेंस इश्यूज में बहुत, क्योंकि फिजिकल लर्निंग में ज्यादा टेंजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। डिफरेंट मेंटालिटीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को देखने मिला। इसलिए एक मॉडल बनाया गया इसको इंप्रूव करने के लिए, एडकर, जिसमें अवेयरनेस देखा गया, फिर डिजायर देखा जाता है, नॉलेज, एबिलिटी, और इसको रीइंफोर्स किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो इस प्रकार से पूरा कोचिंग इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री जो है वो करियर बेस्ड प्रोग्राम मार्केट में ड्राइव होने लगा, जिसमें अपस्किलिंग होने लगा, जिसमें हमको प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती है। और एक सपोर्ट भी गवर्नमेंट से मिलने लगा और इन्वेस्टमेंट भी मिलने लगा इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, एंजल इन्वेस्टर से। तो इस तरीके से धीरे धीरे एडटेक इंडस्ट्री ग्रो भी हो रहा है। और जैसे जैसे फिजिकल लर्निंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ रहा है ना, और टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के, तो उसके डाउनफॉल भी देखा गया, है ना। प्राइस गेम के ऊपर भी बहुत खेला जा रहा है और इससे मार्केट भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। और फाइनली जो एरा आया, वो एरा जो आया, आप देख सकते हैं अब जो एरा आने वाला है, वो एरा आने वाला है किसका? यस, आपने यू गॉट इट करेक्ट। अब जो एरा आने वाला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का, in the field of medicine, in the field of accountancy, है ना, medical science, aerodynamics, है ना, construction। आप देखिए ऐसा कौन सा फील्ड बचा है ना, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, है ना, डिफेंस, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ।
These crucial components आर्टिफिशियल enable the इंटेलिजेंस, मशीन transmission of लर्निंग power and एंड electrical डेटा signals साइंस, from डीप stationary to लर्निंग, ये rotating parts, सारा playing a सिस्टम vital अब role एक in a wide ड्रामेटिक range of चेंज देखना applications. बाकी है। Imagine wind turbines harnessing the 2025 से power of nature, 2035 advanced के बीच medical में equipment ये पूरा performing जो life-saving इकोसिस्टम होगा procedures, and एजुकेशन का, industrial इट विल बी machinery operating with precision. dramatically and All of these drastically rely on changing Sleafring's via innovative this technology. artificial Their intelligence, slip machine rings learning, are data renowned science for and their deep exceptional learning, durability, जिसका अंदाजा हम precision, नहीं कर and सकते ability क्या to function है ना? flawlessly in the इतना most जोरदार demanding होगा हर environments, चीज कि including टिप ऑफ द aerospace फिंगर and में defense आपको sectors. सब कुछ मिल जाएगा। Sleafring's जैसे कि मैंने commitment to आपको बताया, quality and एजुकेशन continuous 4.0 innovation वर्जन ensures अभी that their देखना बाकी products है, meet the और highest ये एक standards, नई दुनिया में providing हम एंटर reliable कर रहे हैं performance where it जिसका matters. अंदाजा हम नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक पल हर एक क्षण टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एंशियंट एरा टू मॉडर्न एजुकेशन, हमने उसका हिस्ट्री और एवोल्यूशन देखा। आई होप ये पूरा जो इतिहास मैंने आपके सामने रखा, इसका पूरा लाभ आपने नॉलेज के रूप में और अपने आप को अपडेशन के रूप में उठाया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस पूरे पेज को वन शॉट में बोलने की कोशिश की, तो जो भी भूल चूक हो गई इसको बोलने में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको जो इंसाइट दिया, उस इंसाइट से आपको पता चला इम्पोर्टेंस कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो वो पुरातन काल से जो चलती आ रही है, उसका कितना रिलेवेंस आज भी है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, फाइनेंस, हर एक फील्ड में, है ना। और इसको अब टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे अपस्केल करने वाली है थ्रू एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लर्नर्स का, एजुकेटर्स का, श्रोताओं का, हर एक जो व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है। आई होप आपका फीडबैक मुझे मिलेगा, आपको कैसा लगा। ऐसे और सारे हम लोग नॉलेज बेस्ड वीडियो एजुकेशन सिस्टम में, हम एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन, कोचिंग सिस्टम में भी क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, है ना। अभी कोचिंग सिस्टम कितना डिस्टर्ब हो गया है ना, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, इसके ऊपर हम और आगे चर्चा करेंगे। आपको किस किस चीज पे वीडियो बनाना है और कैसे टॉपिक होने हैं जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं, आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस इज दीपांकर बनिक साइनिंग ऑफ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।